हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे आपका जो 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें हमने लास्ट में फर्स्ट हमने 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया था। आफ्टरवर्ड्स हम आज शुरू करेंगे यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक। आज हम 3 चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे, 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और 3 चैप्टर्स में जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें हमें पढ़ के जानी है, क्या हमें छोड़ के जानी है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में अगर आप देखो यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो पहले इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके पास फिजिक्स ऑप्शन और केमियस ऑप्शन का डिफरेंस। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको फिजिक्स ऑप्शन और केमियस ऑप्शन का डिफरेंस याद रखना है। जो दोनों का डिफरेंस है उसमें सॉप्शन क्या होती है, डिसऑप्शन क्या है, एड्जॉर्बेंट किसको बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन किसको बोलेंगे, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है उसमें। एंड एक एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, वहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन और केमियस ऑप्शन का डिफरेंस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का या 2.5 में या 2 मार्क्स में वो डिफरेंस पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द दिस पॉइंट, factors affecting the adsorption of gases on solids. So factors affecting the adsorption of gases on solids, यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स बनी हुई हैं एनसीईआरटी में। उन एग्जांपल्स का ध्यान रखना। यहाँ पे जो 4-5 फैक्टर्स हैं आपके पास, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना कि कौन से फैक्टर का कितना फ़र्क पड़ता है। कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जो एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया है वो होगा, अगर जो हमारे पास सेम फेज़ में होंगे तो एब्जॉर्प्शन हमारी अच्छी जाएगी। तो ये चीज़ें आपको फैक्टर्स का ध्यान रखना। फैक्टर्स का क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज़ और असर्शन रीजंस में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइडल स्टेट। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट, सस्पेंशन, लायोफोबिक, लायोफिलिक। तो जो आपके पास स्टार्टिंग में आई है कोलाइडल स्टेट का, इसको सिर्फ आपने जस्ट एक बार रीडिंग देनी है, बिकॉज ये सारा जो है मतलब जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं उसका ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको उसको एक बार जस्ट रीडिंग देनी है कि कोलाइडल्स होते क्या हैं, कोलाइडल्स में जो साइज़ है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम किसको कहते हैं, कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज़ कितना होता है, कौन से सॉल्यूशंस को हम कोलाइडल की रेंज में रखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन की रेंज क्या है, सस्पेंशन की रेंज क्या है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स। सो लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलॉइड्स में आपको एक तो डिफरेंस याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आफ्टरवर्ड्स आप यहाँ पे देखोगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और एसोसिएट कोलाइड्स। ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, इनकी आपको एग्जांपल्स याद रखनी है। और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं, तो इनमें हम कितना, इनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स को हम रखते हैं, साइज़ रेंज क्या रहती है, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा यहाँ पे। सो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड और एक टर्म आती है एसोसिएट कोलाइड्स, उसको पढ़ लेना। बिकॉज अगर मैक्रो और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड वो दे रहे हैं तो एसोसिएट कोलाइड का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके चांसेस हैं, बिकॉज वो कोलाइड्स में ही आता है, तो इसलिए उसको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में टंडल इफेक्ट, ब्राउनिन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोर्सेज एंड इलेक्ट्रोकोगुलेशन। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट का ये वाला पॉइंट है, ये जो लाइन है आपके पास, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, रियली रियली इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन में आपके पास अगर हम देखें तो जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें आप देखोगे एनसीईआरटी में यू शेप ट्यूब की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोगुलेशन में भी आपके पास, आपको जो कोगुलेशन 2-3 टाइप्स की हैं, कौन से हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, कौन से हम एजेंट्स यूज़ करते हैं फॉर कोगुलेटिंग एजेंट, तो वो आपको ध्यान रखना है। कोगुलेटिंग एजेंट का क्राइटेरिया क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि कोगुलेटिंग एजेंट के लिए हम क्राइटेरिया क्या चूज़ करते हैं। वहाँ पे आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपके पास वो पॉजिटिव चार्ज कितना है, कितना कौन कितना ज़्यादा कोलाइड करेगा, गोल्ड नंबर वाली एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसको ध्यान से पढ़ के जाना, वो दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, गोल्ड नंबर। तो ये था आपके पास सरफेस केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। सो पी ब्लॉक में अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्रुप नंबर 15। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जो सिलेबस में डिलीट किया हुआ है वो तो आपके पास जो प्रॉपर उनकी बेसिक जो थी स्ट्रक्चर्स थी वो सब डिलीट की गई हैं। बट यहाँ पे मैं अगर आपको बात करें हम, तो पी ब्लॉक में आपका ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
दैट इज़ थियोरेटिकल क्वेश्चन। चाहे देखिए आपके पास पी ब्लॉक है या डी एंड एफ ब्लॉक है, यहाँ तक आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर पी ब्लॉक है या डी एंड एफ ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चंस आपको यहीं से ही आएंगे। देखिए अगर मैं आपको इन दोनों चैप्टर्स का ट्रेंड बताऊं तो आप देखोगे, अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, अगर आपको वो क्लियर है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके ट्रेंड कैसे होते हैं, उनकी वेरिएशन कैसे होती है, टुवर्ड्स द पीरियड कैसे वेरिएशन होती है, टुवर्ड द ग्रुप कैसे वेरिएशन होती है, वो अगर आपको सब चीज़ें क्लियर है तो आपके लिए 2 चैप्टर्स प्लस पॉइंट है। बिकॉज अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए अकरेंस के ऊपर ऐसा कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर या उनके ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। वो क्वेश्चन अब कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे आपको एक ही ग्रुप के 2-3 एलिमेंट्स का कंपैरिजन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 15 ग्रुप की बात करते हैं तो फॉस्फोरस है, अब फॉस्फोरस के आपका किसी भी एलिमेंट के साथ कंपैरिजन पूछा जा सकता है आपके साथ। तो अगर फॉस्फोरस वाला जो ग्रुप है 15th ग्रुप है, 15 ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी कर रही है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे मैक्सिमम होती है, वहाँ पे साइज़ कैसे वेरी करता है, वहाँ पे मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर कैसे वेरी करता है, तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 16 की। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्रुप नंबर 15 पे हम वापस अगर आते हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनियम नाइट्रिक एसिड एक यहाँ पे प्रोसेस होती है अमोनोलिसिस, तो उसका ध्यान रखना, अमोनोलिसिस प्रोसेस कैसे होती है, उसका क्या कैसे कैरी आउट की जाती है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बोलूँगी तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ की जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस मतलब कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वेरिएशंस कैसे हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 में सल्फर ऑक्सीजन का कंपैरिजन पूछ लिया, सल्फर सेलेनियम का ऑक्सीजन आपके पास कंपैरिजन पूछ लिया, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट है, एटॉमिक साइज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी भी चीज़ का वो आपके साथ कंपैरेटिव स्टडी पूछते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग पूछ लेते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वो प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि अगर ग्रुप में भी जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी कैसे वेरी करेगी। अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजी कर सकते हो, बिकॉज इसमें देखिए आपको कोई रिएक्शंस नहीं लिखनी है, कोई ऑर्गेनिक नहीं है, सिर्फ टोटल आपको अगर चीज़ें पॉइंट क्लियर हैं, मतलब नहीं जिनको क्लियर है, देखिए रट्टा, अब सिंपल सी बात है, रट्टा तो कई चीज़ों में मारना पड़ता है, तो अगर आप इनमें सिर्फ रट्टाफिकेशन है सिंपल, कि अगर समझ आ गई तो सिंपल रट्टा लगना है इसमें। नेक्स्ट देखिए आपके पास है प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। अब देखिए जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है सल्फर की, आपके पास दो, जैसे हमारे पास 3 जाती हैं, वो रेड, ब्लैक सरफेस, ब्लैक और रेड वाली जो फॉस्फोरस है, तो वो आपके सल्फर, सॉरी यहाँ पे सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म दे रखी हैं। तो सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म है S8 है, उसमें आपके पास उसके बाद आपके पास जो आता है कि वो जो प्रेपरेशंस की स्ट्रैटेजीज़ हैं दोनों सल्फर्स की, वो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर्स, देखिए स्ट्रक्चर्स ओनली लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी NCERT की जो बुक है उसका फर्स्ट पेज भी देखो ना, जो कवर पेज है उसके ऊपर भी उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो वो जो स्ट्रक्चर है H2S2O7, H2S2O8, ठीक है। तो वो वाली जो स्ट्रक्चर्स है ना, आपको उनका बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है जो सल्फर की स्ट्रक्चर्स हैं। बिकॉज वो कई बार क्या करते हैं, वो सिर्फ फार्मूला देते हैं, कई बार वो सिर्फ नाम दे देंगे, आपको फार्मूला खुद ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको फार्मूला भी और नेम भी, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन से कंपाउंड का फार्मूला कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 में आप अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हेलोजेंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ पे जो हेलोजेंस की रिएक्शंस हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस में जो यूज़ हो रहा है उनका, अब देखोगे NCERT में रिडॉक्स रिएक्शंस उनकी दे रखी हैं, तो वो रिएक्शंस को थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाना। सल्फ़र की भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि सल्फ़र वाली जो है वो पेट एक रिएक्शन है जो आती है पेपर में। आफ्टरवर्ड्स आपके पास देखिए तो हेलोजेंस में इंटर हेलोजन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हेलोजन से कैसे डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद आपके पास है ऑक्सो एसिड्स।
हैलोजेंस के उनकी स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है कि उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं। जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोरीन की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, क्लोरीन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ब्लीचिंग वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेम ट्रेंड वही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का तो मैं आपको बोलूँगी कि उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। उनके जितने, बिकॉज एनसीईआरटी में ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो अराउंड अगर अब मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में अराउंड 1000 तक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आपके पास अराउंड 35 तक क्वेश्चन आने हैं, तो इतने क्वेश्चंस तो आराम से, देखिए जहाँ पे 1000 क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही हैं, तो आप बहुत आराम से वहाँ से क्वेश्चंस इतने बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक फोकस आप एनसीईआरटी रख के चलो कि एनसीईआरटी को रीडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टरवर्ड्स आपके पास आ जाता है ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 में देखिए वहाँ पे नोबल गैसेस हैं, उनके अंदर सिर्फ ट्रेंड्स का क्वेश्चन आता है, बाकी उनके जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स और यूजेस का ध्यान रख लेना उनमें, कि जो प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स हैं और यूजेस। नेक्स्ट हम आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक पे। चलिए, तो डी एंड एफ ब्लॉक पे हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, करैक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट और ट्रांजिशन मेटल, आयनेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, really important topic for MCQ questions as well as your assertion reasons. ओके, नेक्स्ट हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। देखिए जर्नल ट्रेंड्स प्रॉपर्टीज़ के, उनका क्वेश्चन तो आना ही आना है। मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करेगा, अगर लेट्स सपोज हम टुवर्ड्स द पीरियड जा रहे हैं, या हम इनकी जो ट्रांजिशन मतलब हमारे पास जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में हमारे पास अगर हम 3 to 12 वाले ग्रुप्स की बात करते हैं तो उनमें मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करता है, ग्रुप्स में कैसे वेरी करेगा, तो वो सब चीज़ें हैं। आयनिक रेडियाई, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक कैडमियम मरकरी का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक बोलेंगे, कौन से एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं। बिकॉज इसमें अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कैसे आता है, तो ये क्या करते हैं कि सीबीएसई का जो ट्रेंड रहता है वो क्या करते हैं कि उन्होंने बेसिकली जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें वो 3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं कि आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, या जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, या कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस 5 मार्क्स का, तो वो 5 स्टेटमेंट दे देंगे आपको, किसी की कैटालिटिक एक्टिविटी के ऊपर, किसी का यूज़ के ऊपर, किसी की साइज वेरिएशन, करेक्टर वेरिएशन, उसके ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशन के ऊपर आपको वो क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में हम देखेंगे यहाँ पे, तो जस्ट एक सेकंड, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। जो आपके पास है यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का क्वेश्चन श्योरिटी है, आना ही होता है 3 मार्क्स में। मतलब देखिए आपके पास 3 सेट बनने हैं, किसी ना किसी सेट में ही क्वेश्चन टपकेगा ज़रूर आके आपको, तो इसलिए ये आपको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्यों हमें जस्टिफिएबल नहीं दिखती है, कई जगह पे हमें दिखती है, साइज़ की वेरिएशन क्यों हमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में वेरिएशन ज़्यादा साइज़ की क्यों नहीं हमें पता चल पाती है, कौन से कंपाउंड्स हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के जो अपनी स्टेबल स्टेट में होते हैं, कौन से हैं जिनके कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनते हैं, क्यों उनके अंदर साइज़ की वेरिएशन ज़्यादा नहीं आती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस क्यों रहता है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको पहले उनकी जो एनसीईआरटी का बेसिक है उसको आपको रीड करना पड़ेगा, वहीं से चीज़ों को अंडरलाइन करते जाओ, आपका बहुत आराम से चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए यहीं से मैंने आपको सिलेबस में से बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए इसके अगर आपको मैं बात करूं तो अगर आप इतना सा इसमें कवर कर जाते हो, जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनको ध्यान में रख के इतना कवर कर जाते हो, देन मोर देन सफिशिएंट है। देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उनके लिए भी है ये चीज़ कि वो, बिकॉज देखिए आपका जो कॉम्पिटिटिव का पेपर है वो भी एनसीईआरटी को बेसिक फोकस रख के तैयार किया जाता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया होगा, अभी तो देखिए आपके पास बहुत सारा टाइम है,
तो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया होगा तो आपका एक बेस लेवल अच्छे से तैयार हो जाता है। आप पिछले पुराने अपने जेईई के पेपर्स को उठा के देख लीजिए, तो उसमें से आपको 30 में से 7 to 8, 8 to 9 क्वेश्चन आपको प्योर एनसीईआरटी की लाइन से ही मिलते हैं। तो काइंडली एनसीईआरटी को मत छोड़िए, एनसीईआरटी को पहले रीड करिए, उसके बाद आप किसी भी बुक को फॉलो करिए। थैंक यू।